सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट.व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं। गति। अंग्रेजी में से कहते हैं मोशन। बच्चों, आपने व्यवहारिक जीवन देखा है कि वह गाड़ी इतनी गति चल रही है, वो आदमी इतनी गति चलता है, वो व्यक्ति इतनी गति चलता है, ऐसी बातें सुनी होगी। जब जब भी गति होती है तो स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। जब जब भी गति होती है तो जिसमें गति होती है उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को हम उस वस्तु की गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति का समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति का समय के साथ परिवर्तन, जब भी स्थिति का समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम गति कहते हैं। गति एक सापेक्ष पद है। गति एक सापेक्ष पद है। गति एक सापेक्ष पद है। अब ये सापेक्ष पद क्यों है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल ये है कि ये आपकी कोई ट्रेन है और ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति बैठा है उसके पास में ही। इसका नाम मान लो राम है, इसका नाम श्याम है। इस ट्रेन से बाहर एक व्यक्ति मोहन बाहर खड़ा हुआ है। श्याम राम को देखकर बोलता है कि राम स्थिर है, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि राम श्याम को देख के बोलता है कि श्याम स्थिर है। और स्थिर को हम विज्ञान में या साइंस में विरामावस्था बोलते हैं। तो श्याम के सापेक्ष राम की स्थिति क्या है, विरामावस्था में है। तो श्याम के सापेक्ष राम की स्थिति स्थिर, और स्थिर को हम बोलते हैं विराम अवस्था। विराम अवस्था, रेस्ट। देखो ट्रेन चल रही है और ट्रेन में ये दोनों बैठे हैं, तो श्याम इसका सापेक्ष देखता है तो ये स्थिर है, या राम के सापेक्ष श्याम भी स्थिर है। परंतु इस चलती हुई ट्रेन के बाहर मोहन बैठा हुआ है। इस चलती हुई ट्रेन के बाहर मोहन बैठा हुआ है, तो मोहन कहता है कि मोहन के सापेक्ष राम की स्थिति गतिमान है। तो मोहन के सापेक्ष राम की स्थिति क्या है, गतिमान।
क्योंकि ट्रेन चल रही है, ये बार ये स्थिर है, तो ये मोहन इन दोनों दोनों गतिमान समझता है। जबकि श्याम के सापेक्ष राम की स्थिति क्या है? विरामावस्था में है, रेस्ट में है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो गति है एक सापेक्ष पद है या रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स, गति एक रिलेटिव टर्म्स है। इसके अलावा और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, मानो कि पृथ्वी मोहन है, पृथ्वी मोहन है, और ये आपका सूर्य है, सूर्य पर राम और श्याम है। तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सेम वही स्थिति होगी, श्याम के सापेक्ष राम की स्थिति विरामावस्था होगी, परंतु मोहन के सापेक्ष राम और श्याम की स्थिति गतिमान होगी। मोहन के लिए राम और श्याम की गति गतिमान होगी। अतः हम फिर कह सकते हैं कि जो गति है एक सापेक्ष पद है, गति है एक सापेक्ष पद है। यह आपका उदाहरण नंबर 1 हो गया, ये ट्रेन है। और ऐसे ही उदाहरण नंबर 2 हम क्या दे सकते हैं, सेम इसी केस में, ये मान लो आपका सूर्य है, सन। यहां पर वही दो व्यक्ति राम और श्याम बैठे हुए हैं, यह आपका राम है और ये श्याम है, और यहां पर पृथ्वी है, EARTH, अर्थ। यहां पे वही कौन बैठा हुआ है, मोहन। तो सेम स्थिति यहां पर भी होगी, श्याम के सापेक्ष राम की स्थिति क्या है, विरामावस्था में है। लेकिन किंतु परंतु मोहन के सापेक्ष राम और श्याम की स्थिति क्या है, गतिमान है। राम और श्याम की स्थिति क्या है, गतिमान है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं जो गति है, गति को समझने के लिए हम समझेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन समझने के बाद हम समझेंगे चाल और वेग। चाल और वेग समझने के बाद हम समझेंगे त्वरण, और त्वरण के बाद हम समझेंगे गति के नियम। और इस प्रकार हमारी कक्षा 9th की विज्ञान दी एंड। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 9th की जो फिजिक्स की किताब है, ये एक बेसिक थ्योरी है। ये आप कक्षा 9th में तो काम आती ही आती है। इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी काम आती है, और इसकी समझ होने से आपको फिजिक्स या विज्ञान समझने में बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन दोनों ही लंबाइयां हैं, परंतु दोनों में ही अंतर है, और अंतर क्या है वो हम देखेंगे। ये कोई एक स्थान है, ए स्थान, और ये कोई बी स्थान यहां पर है। अब मुझे इस ए स्थान से बी स्थान में जाना है, तो मैं इस ए स्थान से बी स्थान तक
यूँ जा सकता हूँ, इस ए स्थान से बी स्थान तक मैं यूँ भी जा सकता हूँ, इस ए स्थान से बी स्थान तक मैं यूँ भी जा सकता हूँ, इस ए स्थान से बी स्थान तक मैं यूँ भी जा सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ए स्थान से बी स्थान तक जाने के विभिन्न मार्ग हैं। मैं देखो ए स्थान से बी स्थान तक यूँ सीधा भी जा सकता हूँ, यूँ वक्र के रूप में भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। तो ये मेरे ए स्थान से बी स्थान तक जाने के रास्ते हैं। आप देख रहे हो ए स्थान से बी स्थान तक जाने के विभिन्न रास्ते हैं। ये रास्ता नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है या 7 है, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ए स्थान से बी स्थान तक जाने के रास्ते कई हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इन रास्तों में से कौन से रास्ते दूरियां हैं, कौन से रास्ता विस्थापन है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ए है, ए जगह है, वो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक स्थिति है। ए वाली स्थिति क्या है? प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल पोजीशन। और जो मेरी बी स्थिति है वो है फाइनल पोजीशन या अंतिम स्थिति। चित्र में आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी दूरी ए से बी तक सीधी दूरी है और इससे जो भी दूरियां होंगी वो सभी बड़ी होंगी। जो रास्ता नंबर 4 है, इन सभी रास्तों में न्यूनतम है, अल्पतम है, शॉर्टेज है। इस दूरी के अलावा जो भी दूरियां हैं वो बड़ी हैं। अब हम इसी डायग्राम की सहायता से परिभाषा लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से रास्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी दूरियां हैं। रास्ते 1 ए से बी
तक प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और ये सभी प्रारंभिक स्थितियाँ अंतिम स्थिति तक तय की गई वास्तविक पथ की लंबाइयाँ हैं, अतः ये सभी दूरियाँ हैं। दूसरा आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक स्थिति से किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई न्यूनतम या अल्पतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अब आप इस चित्र में देखो, ये समस्त दूरियां थी, परंतु किसी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय की गई न्यूनतम पथ की लंबाई को। अब इसमें न्यूनतम पथ की लंबाई कौन सी है? ए से बी तक। ये वाली जो लंबाई है वो न्यूनतम लंबाई है। तो ए से बी तक जो न्यूनतम पथ की लंबाई होगी वो क्या होगी? विस्थापन। अतः हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो दूरी भी है और विस्थापन भी है। ए से बी तक जो वास्तविक पथ की लंबाई है वो न्यूनतम होने के कारण दूरी भी है और विस्थापन भी है। इन दोनों परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो दूरी होती है वो विस्थापन से बराबर या बड़ी होती है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष, कंक्लूजन, दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। अर्थात दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। अब आप सोच रहे होंगे कि दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं? दूरी और विस्थापन बराबर तभी होते हैं जब दो स्थानों के मध्य पथ की लंबाई एक सरल रेखा में हो। दूरी और विस्थापन तभी सरल होते हैं जब पथ की लंबाई सरल रेखा में हो। हम ये बात भी यहाँ लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं। ये नंबर 1 हो जाएगी आपकी। दूरी तथा विस्थापन बराबर तभी होते हैं जब पथ की लंबाई सरल रेखा में हो। दूरी और विस्थापन के बराबर होने के लिए पथ की लंबाई सरल रेखा में होनी चाहिए, तभी दूरी और विस्थापन समान होंगे। अदरवाइज दूरी सदैव विस्थापन से बड़ी होगी।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूरी और विस्थापन से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हम सीखते हैं। ये मान लो एक सरल रेखा है जिसका मध्य बिंदु 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इधर -1 है और -2 है। एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी जाता है और फिर सी से डी जाता है या सी तक जाता है मान लो, फिर पुनः ए से बी गया, बी सी का, फिर सी से बी आता है, फिर बी से ए आता है, फिर ए से डी आता है। अब हम क्या करते हैं, या केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। जब व्यक्ति ए से बी तक जाता है तब उसकी दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। देखो, जब व्यक्ति ए से बी तक जाता है तो ए से बी तक जाने में प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक वास्तविक पथ की लंबाई 1 है और ए से बी तक जाने में न्यूनतम पथ की लंबाई भी 1 ही है। केस नंबर सेकंड, जब व्यक्ति ए से बी जाए और फिर बी से सी जाए तब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक वास्तविक पथ की लंबाई 1 + 1 = 2 है और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक न्यूनतम पथ की लंबाई भी 1 + 1 = 2 है। केस नंबर थर्ड, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा और सी से बी जाएगा। अब देखो, जब भी हमें दूरी तय करना हो तो हम व्यक्ति के साथ साथ या वस्तु के साथ साथ चलते हैं। ए से बी गया, फिर बी से सी गया और फिर सी से ए गया। तो ए से बी गया, 1 हो गया, फिर बी से सी गया, 1 हो गया और फिर सी से बी आया, 1 हो गया। तो कितना हो गया ये? 3। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति क्या है? A, अंतिम स्थिति क्या है? B। A और B के मध्य न्यूनतम दूरी क्या है? 1। तो विस्थापन यहां पर क्या होगा? 1। विस्थापन क्या होगा? 1। केस नंबर थर्ड, फोर्थ, वो A से B जाएगा, B से C जाएगा, C से B जाएगा और B से A जाएगा। तो A से A तक जाने के लिए वो कुल दूरी कितने तय करेगा? 4। देखो, जब भी हम दूरी तय करते हैं तो पथ के साथ साथ चलते हैं। दूरी ज्ञात करने के लिए हम रास्ते की साथ साथ चलते हैं या पथ की साथ साथ चलते हैं। ए से बी गया 1, बी से सी गया 1, सी से बी आया 1 और बी से ए आया 1। तो 1 1 1 कितनी बार हुआ? 4 बार। जबकि विस्थापन में हम प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम पथ देखते हैं।
अब देखो प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति भी ये है, और ए और ए के मध्य न्यूनतम पद कितना है? शून्य। न्यूनतम पद कितना है? शून्य। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कोई अंतर नहीं है। और विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य अंतर। केस नंबर 5, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से बी गया, बी से ए आया और ए से डी गया। तो पहले ए से बी गया 1, फिर 1, फिर सी से बी आया 1, फिर बी से आया 1, फिर ए से आया, ए से डी गया 1, कुल हो गया 5। अब यहाँ देखो ए और डी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई, ए और डी के मध्य न्यूनतम लंबाई कितना रहेगी? -1 -0 अर्थात -1। इस उदाहरण से आप देखिए, हम दूरी ज्ञात करने के लिए पथ के साथ साथ चलते हैं और विस्थापन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को देखते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर कितनी है? ए। अंतिम स्थिति क्या है? डी। तो डी माइनस ए, तो डी माइनस ए आएगा, डी माइनस ए आएगा। तो डी माइनस ए क्या है? डी का मान -1 है, ए का मान 0 है, तो क्या आ गया? -1। तो विस्थापन क्या हो गया? -1। ऐसे ही मान लो कि मैं यहाँ ई ले लूँ, तो ये तो कितना जाएगा? 6। ये कितना जाएगा? -2। आएगा नहीं आएगा? इस उदाहरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी गतिमान कण के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। तो लिखिए, निष्कर्ष उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि दूरियां उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी गतिमान कण की दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं, जबकि विस्थापन सदैव धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। तो उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जब भी हमने जिन पथों की लंबाई निकाली है, सभी पथ की वास्तविक लंबाई का मान धनात्मक आया है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी कभी 1 है, कभी 2 है, फिर 1 आ गई, फिर 0 आ गई, फिर -1 आ गई। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, दोनों परिभाषाओं से और उदाहरण से यह साफ स्पष्ट है कि चाहे वो दूरी हो, चाहे वो विस्थापन हो, दोनों ही
पथ की लंबाई होती हैं, एक वास्तविक पथ की लंबाई होती है और एक न्यूनतम पथ की लंबाई होती है। और हम जानते हैं कि लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। तो इसकी इकाई यदि हम बात करें, इकाई दूरी तथा विस्थापन दोनों लंबाइयां होने के कारण SI पद्धति में इकाई या मात्रक मीटर होता है। SI पद्धति की बात कर रहे हैं। आप आगे जाओगे तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करोगे, अभी तक आप इतना ही याद रखिए। इसके अलावा दूरी और विस्थापन के मात्रक किलोमीटर भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, परंतु हम बात करें केवल SI पद्धति में इकाई मीटर होता है। तो दूरी और विस्थापन में यदि हम अंतर की बात करें तो अंतर तो हमारे पास बहुत सारे आ गए। पहला अंतर ये आ गया, ये वास्तविक पथ की लंबाई होती है जबकि विस्थापन न्यूनतम पथ की लंबाई होती है। दूसरा अंतर आ गया, दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। क्योंकि विस्थापन में दूरी में परिमाण होता है जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे हम सदिश कहते हैं, और जहाँ पर केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन में यदि हम अंतर की बात करें, दूरी और विस्थापन में यदि हम अंतर की बात करें तो अंतर नंबर पहला आ जाएगा, ये वास्तविक पथ की लंबाई होती है। वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जो परिभाषा है वो इसका अंतर है। कुल मिला के ये कह सकता हूँ, वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जो परिभाषा है वो इसका अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, दूरी धनात्मक होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। दूरी धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक हो सकता है। तीसरा, दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश भौतिक राशि है। विस्थापन सदिश भौतिक राशि होती है। तो ये हमने देखा दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। यदि हम दूसरा प्रश्न देखें कि दूरी और विस्थापन में क्या समानता है, तो दूरी और विस्थापन दोनों लंबाई होने के कारण इनका जो इकाई है वो समान होती है। दूसरी समानता क्या है, जब पथ की लंबाई सरल रेखा में होती है तो दूरी और विस्थापन समान होते हैं। जब पथ की लंबाई एक सरल रेखा में होती है उस स्थिति में दूरी और विस्थापन समान होते हैं। तो इसमें 2 समानताएं हैं और 3 असमानताएं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला वाला जो वीडियो होगा हमारा होगा वेग और चाल। और चाल और वेग है, चाल डिपेंड करती है दूरी पर, वेग डिपेंड करता है विस्थापन पर। जैसा विस्थापन होगा वैसा वेग होगा, जैसी दूरी होगी वैसी
चाल होगी। तो आप मेरे government.blogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।